वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी जो सेकंड क्लास है इसमें हम इंडियन पॉलिटी को एज यूजुअल डिस्कस करेंगे। और इंडियन पॉलिटी में अब हम जहाँ पहुँच चुके हैं वहाँ पहुँचने से पहले हमने देखा था एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन हमने कवर किया है इंडियन पॉलिटी में, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी वर्ड पे सबसे पहले फोकस किया और उसमें हमें समझ में आया कि इंडिया एज अ पॉलिटिकल टर्म एक स्टेट है। इसे आप कंट्री या नेशन भी कहते हैं, बट पॉलिटी में इसे स्टेट कहा जाता है। और जो पॉलिटी है उसका क्या मायने होते हैं। पॉलिटी किसी भी देश की राज व्यवस्था कही जाती है, यानी कि किसी भी देश में राज चलाने के लिए जिस तरह का सिस्टम बनाया जाता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसे पॉलिटी कहते हैं। ये सारी बातें हमने इंट्रोडक्टरी सेक्शन में कवर की थी। हमने ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज देखी थी, डिफरेंट टाइम पीरियड में हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इवॉल्व्ड, ये देखा था। और उसके बाद अब हम अपनी सेकंड सेगमेंट की तरफ बढ़े थे, जो कि इंडिया पे फोकस रहेगा। और इसमें हमने देखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये कब बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके पीछे क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या है क्रिप्स मिशन प्लान ऑफ 1942 और क्या है कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। इस सब के अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्शन किस तरह से हुए थे और पूरे भारत के लोग ने इस पर कैसे चूज किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उसके बारे में हम, अगर ये जो सारे सवाल हैं इनके जवाब आपको हमारे पिछले पॉलिटी के जो लाइव वीडियोस हैं उनमें मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है हमारे चैनल में और उसमें आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था इन सब के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन होते हैं, उसमें सीट्स का अलॉटमेंट डिफरेंट पार्टीज को किस तरह से होता है और मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स क्या फैसला करते हैं शुरुआत में, और आखिर में जाकर कैसे सभी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करते हैं। ये सारी बातें हमने देखी थी। और इसमें कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन जेंडर वाइज हो, रिलीजन वाइज हो, कास्ट वाइज हो, वो किस प्रकार से था, ये भी हमने पुरानी अपनी क्लासेस में देखा है। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, इसको ब्रीफली इसको एलैबोरेटली समझना हो तो हमारे पिछले वीडियोस को आप देख सकते हैं। हम जिस टॉपिक पे पहुंचे थे वो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग्स, यानी कि एक बार का फॉर्मेशन हो चुका है जब, तब इसकी कैसे कार्रवाई आगे बढ़ी। तो हमने उसकी फर्स्ट मीटिंग और उसकी जो रेलेवेंट मीटिंग्स हैं उनकी डेट्स याद करने की कोशिश की थी। इसमें 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को एज अ सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट, टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कंडक्ट कराते हैं एक इलेक्शन फॉर द परमानेंट प्रेसिडेंट। और 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुन लेती है एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद 13 दिसंबर की तारीख आती है और इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे भी हमने बारीकी से देखा था कि इसमें क्या बातें हैं, why objective resolution is important and how it is related with the preamble of our constitution। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है 22 जनवरी 1947 को। और उसके बाद हमने देखा था किस तरह से वेरियस कमिटीज का फॉर्मेशन हुआ था। इसमें हमारी जो एंटरिम गवर्नमेंट है उसके प्राइम मिनिस्टर हों, या जो हमारी एंटरिम गवर्नमेंट है उसके प्रेसिडेंट हों, या आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें जो प्रेसिडेंट चुने जाने हैं राजेंद्र प्रसाद हो या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो। इन तीनों ही के साथ के बीच बहुत सारी जिम्मेदारियां बांटी गई थी, बहुत सारी कमिटीज का फॉर्मेशन किया गया था। और उन कमिटीज के क्या रोल थे ये भी आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। और ड्राफ्टिंग कमिटीज की इम्पोर्टेंस, भीमराव रामोजी अंबेडकर की इम्पोर्टेंस, सर बी एन राव
की इम्पोर्टेंस क्या थी, इन सब चीज़ों के बारे में भी उन क्लासेस में डिस्कस किया जा चुका है। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानने के लिए ये पूरे तथ्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आफ्टर दैट हमने पिछली क्लास में देखा था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर लिया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, तब क्या चेंजेस आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और इंडियन पॉलिटी में। इससे पहले जो भारत था वो एक डोमिनियन का स्टेटस था उसका। इसका मतलब होता है डोमिनियन का कि ब्रिटिशर्स के अंडर इंडिया अभी भी है, बट वो क्योंकि आने वाले समय में आज़ाद होगा इसलिए वो अपने देश के लिए एक संविधान और पूरी व्यवस्था बनाने के काम में अभी लगा हुआ है। और जब तक ये व्यवस्था बन नहीं जाती तब तक हम उसे एक स्टेटस देते हैं, डोमिनियन का स्टेटस, जो कि अब दूर हो जाएगा आफ्टर पासिंग ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। और इसके पास होने के साथ ही भारत एक आज़ाद देश है, एक सोवरेन कंट्री है। तो जो भी मिसकंसेप्शन होते हैं इस रिगार्डिंग, कुछ रिसेंट टाइम में डिबेट्स चली थी कि हमारी आज़ादी हमें भीख में मिली है, वैसा नहीं है। इट इज़ पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड आफ्टर दैट वी बिकेम अ सोवरेन कंट्री। और इसका एग्जाम्पल ये है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास अब ये अधिकार थे कि इट कैन रिपील एनी लॉ मेड बाय ब्रिटिश फॉर इंडिया। तो ब्रिटिशर्स ने जो कुछ भी किया था अब तक भारत में, उसे मानने या न मानने का अधिकार अब भारतीयों के पास ही था। और इसी आधार पर भारतीयों ने कई सारी बातों को नकारा और नई व्यवस्थाओं को जन्म दिया और उन व्यवस्थाओं को आगे सुचारू रूप से चलाते रहे, जो कि एक न्यूट्रल बेसिस पे किसी भी देश को चलाने के लिए ज़रूरी होती है। तो इस तरह से इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के पास होने के साथ ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी सोवरेनिटी मिल गई, यानी कि ये संप्रभु हो गई, अपने निर्णय ये स्वयं ले सकती थी। ये भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और अब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 299 हो गई, क्योंकि पाकिस्तान नाम का एक नया मुल्क बन गया और कुछ मेंबर्स उस मुल्क के ज्योग्राफिकल एरिया से चुनकर जो आए थे वो उसके मेंबर बन गए। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अब रोल बदल गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली न सिर्फ अब भारत के लिए संविधान बनाने का काम करना था, बल्कि क्योंकि अब भारत आज़ाद हो चुका है तो भारत में कुछ शासन चलाना होगा, उसके लिए कुछ कायदे कानून भी बनाने होंगे ऑन अ टेम्पररी बेसिस, या जब तक कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन पॉलिटी नहीं हो जाती, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक एक लेजिस्लेचर के तौर पे, जिसके बारे में हमने अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास में डिस्कस किया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ लेजिस्लेचर इन एनी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक लेजिस्लेचर के तौर पर भी अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करती थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में एक दिन और अगले दिन इंडियन पार्लियामेंट या इंडियन लेजिस्लेचर के रूप में काम होता था। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये इंडियन लेजिस्लेचर या कानून बनाने वाली संस्था के तौर पे कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर का नाम भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हमें देखना होगा। इतनी सारी बातें हम अभी तक पढ़ चुके थे और इसके बाद हमने देखा कि 17 नवंबर 1947 से जब ये डुअल रोल प्ले किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, यानी कि एक तरह से संविधान सभा जो देश के लिए संविधान का निर्माण कर रही है, और दूसरी तरफ से एक देश की विधान बनाने वाली संस्था जो फिलहाल जब तक संविधान नहीं बनता तब तक देश में कौन से कानून रहेंगे उन सबको बनाने या देखने का कार्य कर रही है। और न सिर्फ उन्हें देखने का बल्कि उन्हें एग्जीक्यूट करने का कार्य भी कर रही है। वो दोनों रोल 17 नवंबर 1947 से शुरू हो जाते हैं और ये 24 जनवरी 1950 तक चलते हैं, बिकॉज ऑन 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की और एक डेट निर्धारित कर दी जाती है विच इज 26 ऑफ जनवरी 1950, और इस दिन देश का संविधान लागू हो जाता है। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट दिस डे एज रिपब्लिक डे। और इसके बाद क्योंकि संविधान सभा के रूप में उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो अब वो सिर्फ इंडियन लेजिस्लेचर के तौर पे काम करती है। फ्रॉम 17 नवंबर 1947 टिल जब तक भारत के पहले जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक, यानी कि 1951-52 के दौर तक
यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियन पार्लियामेंट की तरह भी कार्य करती है, जिसके स्पीकर होते हैं जीवी मावलंकर। तो इट कैन बी नोन एज द एंटरिम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यहाँ तक की बातें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है डिस्कशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फाइनल एक्सेप्टेंस। फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है, इसके बारे में हमने बताया था, एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसकी प्रेसिडेंटशिप थी बी आर अम्बेडकर के पास। तो बी आर अम्बेडकर और बी एन राव जो उसके मेन एडवाइजर थे, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के साथ मिलकर उन्होंने एक फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का दिखेगा, उसकी मोटा मोटी सभी बातें और सारे प्रोविजंस उसमें लिखे गए। और इस सब में बहुत सारे डिस्कशन, बहुत सारी कमिटीज की मदद ली गई, जिनके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ऑन 21 फरवरी 1948 ड्राफ्ट कमेटी पब्लिश्ड इट्स रिपोर्ट, यानी कि पहला ड्राफ्ट, पहला एक खाका मिल गया हमें उस किताब का जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये होता है किस डेट को? ऑन 21 फरवरी। इट इज कॉन्स्टिट्यूशन 21 फरवरी 1942 को फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश होता है, और इसमें हमें देखने को मिले थे 315 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। आर्टिकल्स वो प्रोविजंस हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की अलग अलग बातों को लिखा गया है एक खास लैंग्वेज में। सपोज अगर आपको फंडामेंटल राइट्स की बात करनी है तो आप आर्टिकल 13 से लेके 32 तक देखते हैं, उनमें मेनली फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो सारी बातें हैं, इसी तरह यूनियन के बारे में बातें हों, स्टेट के बारे में बातें हों, प्रेसिडेंट का के बारे में बातें हों, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बारे में बातें हों, और सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बातें हों, और इमरजेंसी प्रोविजंस हों या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बातें हों, ये सारी बातें अलग अलग पॉइंट में, अलग अलग आर्टिकल्स में लिखी गई थी। तो इस हिसाब से जो पहला ड्राफ्ट बना था उसमें 315 आर्टिकल्स थे और थे 8 शेड्यूल्स। आर्टिकल को तो हम जानते हैं, हिंदी में कहते हैं कि अनुच्छेद, और जो शेड्यूल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है अनुसूची। अनुसूची से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लिस्ट्स होती है बेसिकली। आर्टिकल 315 अनुच्छेद जिनमें की प्रोविजंस की लैंग्वेज लिखी गई है, एंड शेड्यूल्स आर अनुसूची, इसमें लिस्ट है। जैसे कि पहली जो शेड्यूल है, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में इंडिया और उसके जो स्टेट्स हैं उनके बारे में लिखा गया, उनकी लिस्ट प्रोवाइड की गई कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और उसकी क्या क्या टेरिटरी है, ये वेल डिफाइंड है एज अ लिस्ट। इस तरीके से किसी अनुसूची में आपको मिलेंगी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, भारत की कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनकी एक लिस्ट। इसी तरीके से जो भारत के डिग्नेटरीज हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं, यानी कि प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन सब को जो ओथ दिलाई जाएगी उन ओथ की लिस्ट मिलेगी। और भी अलग अलग बातें जब धीरे धीरे सामने आती हैं तो उन सब की एक लिस्ट है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल खत्म होने के बाद एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है जिसमें बाकी बातें लिखी जाती हैं, और उन लिस्ट को ही कहते हैं शेड्यूल्स। और ये शेड्यूल्स ओरिजिनली जो फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें थे 8। तो ओरिजिनली कितने आर्टिकल थे और कितने शेड्यूल थे ये हमें मालूम पड़ गया। तो 21 फरवरी 1948 को जब ये ड्राफ्ट पब्लिश होता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये पेश किया जाता है, और सभी मिलकर ये निर्धारित करते हैं कि 8 महीने का टाइम लेंगे हम। आफ्टर 8 मंथ पीरियड वी विल अमेंड, या इसमें जो भी प्रोसेस हमें नए संशोधन करने होंगे, कुछ बदलाव करने होंगे, उनको हम करेंगे। यानी कि 8 मंथ, a time period of 8 months given to discuss the various aspects of draft constitution among the members of constituent assembly,
प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव एंड जनरल पब्लिक, तो सभी के लिए डिस्कशन के लिए छोड़ दिया गया इसे आम जनता के बीच, और जितनी भी चर्चाएं होंगी, जो भी मुद्दे से उठेंगे, उन सब पे फिर बाद में चर्चा की जाएगी, और जो बदलाव करने जरूरी होंगे फर्स्ट ड्राफ्ट में वो किए जाएंगे। तो ठीक 8 महीने बाद फिर अक्टूबर 1948 को हम देखते हैं, बेस्ड ऑन द सजेशंस गिवन द अमेंडेड सेकंड ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, यानी कि जो भी डिस्कशन हुआ इस बीच, उसमें जितने भी संशोधन आए, उन सारे संशोधनों के साथ जब वो फर्स्ट ड्राफ्ट में नई तब्दीलियां हो गई, तो वो बन गया सेकंड ड्राफ्ट, और फिर ये सेकंड ड्राफ्ट बन जाता है, जिसे कि 4 to 9 नवंबर 1948 के बीच इसकी पहली रीडिंग की जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फर्स्ट रीडिंग वाज ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, सबसे पहले उसका एक खाका बनाया गया है, उसके बाद उसे पब्लिक के बीच और नेताओं के बीच छोड़ दिया गया है। उन सभी ने उसमें संशोधन प्रस्तुत किए हैं कि इस बात को इस तरीके से लिखा जा सकता है, या यहाँ पर ये जरूरी बदलाव किए जाने हैं, कोई बात छूट गई हो तो उसे जोड़ा जाना है। इन सब के होने के बाद यानी कि 8 महीने लगते हैं इसमें, और फिर जब वो पेश होता है सेकंड ड्राफ्ट, उसका पहला वाचन होता है, फर्स्ट रीडिंग होती है, इसे प्रथम वाचन भी कहते हैं। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसे एक एक उसके जो प्रोविजन है उसे पढ़ा जाता है, यानी कि अब हम इसे फाइनलाइज करना चाह रहे हैं तो बार बार हम इसे पढ़ेंगे और इनमें जो जरूरी डिस्कशंस हैं वो करेंगे। 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 के बीच इसकी सेकंड रीडिंग होती है। बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और कोई भी लेजिस्लेचर आता है आज की डेट में भी, जो विधेयक आता है उसकी बहुत रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग में उसके जनरल उसका जो उद्देश्य है या जो समराइज वर्जन है उसको पढ़ा जाता है। सेकंड रीडिंग में उसके एक एक आर्टिकल को या बारीक बातों को पढ़ा जाता है और उन पर डिस्कशन किया जाता है। अगर कोई अमेंडमेंट कोई भी व्यक्ति सुझाए तो उन अमेंडमेंट के पे भी डिस्कशन किया जाता है। अगर ऐसा जरूरी समझा जाए कि इसे एक कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए, एक छोटी कमेटी बनाते हैं, वो इस पर पूरी तरीके से डिस्कशन करेगी। फिर इसमें जो जरूरी संशोधन है वो होने के बाद इसकी थर्ड रीडिंग की जाएगी, और थर्ड रीडिंग में फिर उसे ओवरऑल वोटिंग के लिए रखा जाता है, और फिर सभी लोग उस पर वोट करते हैं और इस तरीके से वो पास होता है। तो यही काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी शुरू हुआ, जो आज भी हमारी परंपरा में शामिल है, संसदीय परंपरा में ये तरीका है किसी भी बिल को पास करने का। सो वी हैव सीन दैट 4 to 9 नवंबर 1948 उसका फर्स्ट रीडिंग होती है। पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ होल देखा जाता है। आफ्टर 15 नवंबर 1948 टिल 17 अक्टूबर 1949 इसकी सेकंड रीडिंग होती है, और ये इलैबोरेटेड रीडिंग है। इसमें सभी आर्टिकल्स पे एक एक बात को डिस्कस किया जाएगा, और उस पे जो आपत्तियां उठेंगी संविधान सभा के मेंबर्स के द्वारा उन पर चर्चा होगी, वोटिंग होगी, और ऐसे एक एक आर्टिकल पास किया जाएगा। सो जो ये सेकंड रीडिंग है, एवरी आर्टिकल ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्कस्ड ड्यूरिंग सेकंड रीडिंग। Almost 7,635 amendments were proposed by the members and 2,473 amendments were discussed. हालांकि ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये याद करनी जरूरी नहीं है, ये सिर्फ इतना समझने के लिए है कि कितना इलैबोरेटली डिस्कशन किया गया होगा। एक कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 7,500 से ज्यादा अमेंडमेंट पेश किए गए और 2 या 2,500 के लगभग अमेंडमेंट पे डिस्कशन हुआ, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चर्चाओं और डिस्कशन के बाद बना है। आफ्टर दैट हम देखते हैं इसकी थर्ड रीडिंग, यानी कि सारी बातें क्लियर हो गई हैं, एक बार उन्हें पढ़ लिया गया है, तो फाइनली उसे पढ़ा जाएगा पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, और उस पर वोटिंग की जाएगी। और ये कार्य शुरू हो गया था 14 to 26 नवंबर 1949 के बीच। इसमें अगर किसी एक खास भाग पे, यानी कि आप समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा जो है उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उस पर वोटिंग कर दी गई है, और क्योंकि सारे आर्टिकल्स पे पहले इलैबोरेटली डिस्कशन हो चुका है, इसलिए अब जरूरत नहीं है कि हर एक बात को दोबारा से डिस्कस किया जाए, तो पार्ट में डिवाइड करके कॉन्स्टिट्यूशन को थर्ड रीडिंग के बाद पास कर दिया गया। और ये सारा काम पूरा हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, और इसी के साथ द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द मेंबर्स साइंड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान जो 3 बार पढ़ने के बाद, बहुत सारी चर्चाएं करने के बाद, बहुत सारे इसमें, सर आई एम योर वेरी ओल्ड स्टूडेंट सेइंग दिव्यांशु, सो वी ऑलवेज वेलकम अवर ओल्ड स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। देखें हम आज क्या पढ़ रहे हैं दिव्यांशु, आपका स्वागत है।
तो राजेंद्र प्रसाद और बाकी सारे मेंबर्स ने जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट फाइनल बन चुका था इस पर साइन कर दिए। इसीलिए जब भी हम अब प्रियम्बल पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट पेज रहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो आखिरी में तारीख लिखी गई है, किस तारीख को हम इस संविधान को हस्ताक्षर कर रहे हैं, वो है 26 नवंबर 1949। Thus the task of constitution making for the independent India was completed, और इस तरह से भारत का संविधान बनने का कार्य पूरा हो जाता है। The four systems, अब ये जो बात है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने लायक है। The four systems of the constitution, that is अंतरिम पार्लियामेंट, जिस तरीके से संविधान सभा काम कर रही थी पार्लियामेंट के तौर पे, वो इस देश की सिटीजनशिप को लेकर बनाए गए प्रावधान जो संविधान में बनाए गए हैं, इस देश में इलेक्शंस कैसे होंगे, और कुछ टेम्पररी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो सीमित समय के लिए लागू किए जाएंगे जब तक कि फुल फ्लेज्ड हम अपना कार्य शुरू नहीं कर देते। ये सारे जो प्रावधान है आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। ये सारी बातें, ये सारे सब्जेक्ट्स इमीडिएटली लागू कर दिए गए 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 को। और जो बचा हुआ हिस्सा बचता है कॉन्स्टिट्यूशन का लार्ज सेक्शन, द रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। इसके साथ ही 26 जनवरी 1950 की डेट एक तय की गई और उस दिन पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के लिए रखा गया। अब आपका एक सवाल उठ सकता है कि जब 26 नवंबर 1949 को ही कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था और उसके कुछ प्रोविजंस लागू हो चुके थे, तब क्या जरूरत थी 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की? तो इसके पीछे की एक स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है? बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन पास्ड इन द दिसंबर 1929 सेशन ऑफ कांग्रेस एट लाहौर ऑन 26 जनवरी 1930, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC observed the day as Purna Swaraj Divas, and to commemorate that day 26 January was chosen to adopt the complete constitution। तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की एक ऐतिहासिक तिथि है, एक ऐतिहासिक डेट थी 26 जनवरी। क्यों? क्योंकि जो दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था आजादी का, और इस बात की घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा करेंगे, यानी कि हम पूरी तरह से आजाद होने के लिए आंदोलन शुरू करेंगे। और क्योंकि 1930 में ये ऐतिहासिक क्षण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए, हमने तिरंगा भी फहराया था कराची में उसके बाद, तो ये सारा जो समय है इसको यादगार बनाने के लिए, यानी कि 26 जनवरी की तारीख को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए ही संविधान सभा के सभी लोगों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि जो हमारा संविधान बन चुका है इसे हम लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन तय करेंगे। और ये पड़ रहा था अगले साल 1950 में, नवंबर में संविधान बन चुका है और 1950 के फर्स्ट यानी कि मंथ में 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया। तो इस डेट की इंपॉर्टेंस ये है और ये बात भी हमें जाननी जरूरी है। ओके, तो 26 जनवरी 1950 क्यों है आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को द लास्ट असेंबली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड, जो कि हमने बताया भी था। 24 जनवरी 1950 को इसकी लास्ट मीटिंग होती है और इसी मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति संविधान सभा चुनती है, यानी कि द फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी के साथ ही संविधान बनने की कार्रवाई पूरी हुई है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। ओके, तो इसमें कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है हम उनको देखते हैं, कौन कौन सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अभी तक इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं फाइनल बातें। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड इन 2 years 11 months and 18 days, यानी कि इसे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे बनने में। द प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सीन बाय अप्रोक्सीमेटली 53,000 पीपल। तो जो संविधान सभा है, जो हमारे देश की अभी संसद की का जो भवन है, वहीं बैठकर इन लोगों ने संविधान बनाने का कार्य किया था। ये उसकी ऐतिहासिकता है। उसका सेंट्रल हॉल इसी चीज की गवाही देता है, हमारे देश की जो संसद है उसका।
और वहां दर्शकों के आने के लिए भी जगह थी, यानी कि जो संविधान सभा की कार्रवाई है उसे देखने के लिए भी लोगों को इस बात की अनुमति थी। तो लगभग जो है 2 साल 11 माह और 18 दिन तक जो काम चला, इस पूरे काम को देखा लगभग हर दिन के अगर लोगों को मिलाते हुए चलें तो 53,000 से ज्यादा लोगों ने ये कार्रवाई देखी, और इसमें कुल मिलाकर 64 लाख रुपीस खर्च हुए, जो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा थे। ये सारी बातें हमने समझी आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। हमने देखा कैसे डिस्कशन हुआ, फर्स्ट ड्राफ्ट हुआ, उसमें 315 आर्टिकल और 8 शेड्यूल्स थे। 8 महीने बाद उसकी फर्स्ट रीडिंग होती है, फिर सेकंड रीडिंग होती है, और लगभग 7,500 के करीब अमेंडमेंट उसमें प्रस्तुत किए जाते हैं, और 2,500 के लगभग जो अमेंडमेंट है उन पर डिस्कशन होता है। और फिर 26 जनवरी 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूरा होता है, सभी लोग उस पर साइन करते हैं इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज प्रेसिडेंट, और फिर कुछ जो प्रावधान है वो इमीडिएटली लागू हो जाते हैं, और बाकी पूरा का पूरा संविधान लागू करने के लिए एक दिन तय किया जाता है 26 जनवरी 1950 का। तो दिन तय करने के पीछे की जो बैक स्टोरी है वो है लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस ने फैसला किया था कि 26 जनवरी 1930 को वो पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे भारत की आजादी के लिए, और इस दिन 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए ही संविधान सभा के वही लोग जो कभी देश के फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, उन्होंने 26 जनवरी के दिन को यादगार बनाने के लिए वो दिन ही चुना जिस दिन हमारा देश का संविधान पूरी तरीके से लागू होगा। जो आखिरी मीटिंग होती है संविधान सभा की वो होती है 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। और फिर हम देखते हैं इसमें जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसमें लगभग 2 साल 11 माह 18 दिन लगे इसे बनने में। 53,000 लोगों ने इसकी जो कार्रवाई है उसको देखा, और 64 लाख रुपए में का इसमें खर्चा आया है। द अदर वर्क्स डन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन्हें भी देख लेते हैं। तो इन सब के अलावा, यानी कि संविधान बनाने के अलावा और देश की अंतरिम पार्लियामेंट होने के अलावा, संविधान सभा ने कुछ और काम भी किए थे, और ये सारे फैक्ट्स हैं, ये डेट्स आपको याद करनी पड़ेंगी। सो 22 जुलाई 1947, इस दिन ट्राई कलर वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल फ्लैग। तो हमारा जो तिरंगा है इसको संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग के रूप में स्वीकार किया 22 जुलाई 1947 को। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेट, ओके। एंड मई 1949 का जो टाइम है उसमें हमने मेंबरशिप ली कॉमनवेल्थ की। कॉमनवेल्थ एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिसमें ब्रिटिश के अंडर जितने भी देश हुआ करते थे वो सभी इसमें शामिल हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जो ब्रिटेन के अंडर हुआ करते थे, बट उन्होंने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप नहीं ली बिकॉज ये उनकी गुलामी की जो लेगेसी है उसको दर्शाता है। बट इंडिया ने ये मेंबरशिप ली, और इसके पीछे तर्क ये दिया कि हम एक सोवरेन कंट्री के रूप में इस जो ग्रुपिंग है इसके मेंबर बन रहे हैं, और क्योंकि हमें सभी देशों से अच्छे संबंध रखने हैं तो हम इस आधार पर इस ग्रुपिंग का मेंबर बनेंगे ताकि एक गुट बन सके हमारे जो देश हैं उनके बीच, और हमारे संबंध सुधर सके। इसका किसी भी तरह से हमारी गुलामी की दासता की जो हिस्ट्री है उससे रिलेशन हम नहीं बैठाते हैं, और क्योंकि वो हिस्ट्री तो है ही इसलिए अब उसको हम पीछे छोड़ते हुए नए सिरे से एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज के मेंबर बनते हैं। तो मई 1949 का टाइम पीरियड है जब हम कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ले लेते हैं, और इसी का एग्जांपल के तौर पे आज आप देखते हैं कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उनमें इसी तरह से ये देश हिस्सा लेते हैं। लगभग सभी देश, 2/3 से ज्यादा आबादी ब्रिटेन के अंडर थी, और लगभग इतने ही देश कॉमनवेल्थ के मेंबर भी हैं, और इनके बीच होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स भी एंड अदर डिस्कशन ऑल्सो। तो 22 जुलाई की डेट इंपॉर्टेंट है, मई 1949 का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, एंड 24 जनवरी 1950 की डेट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस दिन लास्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इस लास्ट मीटिंग में न सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया, बल्कि इसमें जन गण मन को भी नेशनल एंथम के रूप में और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्वीकार किया।
तो ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। 22 जुलाई 1947 और 24 जनवरी 1950 की डेट इंपॉर्टेंट है। अपनी आखिरी मीटिंग में उसने वो सभी कार्य कर लिए थे, जैसे कि राष्ट्रपति चुनना, राष्ट्रध्वज चुन लेने का काम उससे कुछ पहले हो चुका था, और राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के बारे में जो भी हमारे आज की डेट में हम मानते हैं जिसे, वो संविधान सभा ने इन तारीखों पे चुने थे। तो इतनी सारी बातें हमारी हो चुकी हैं और लगभग हमने देख लिया कि किस तरह से हमारे देश का संविधान बना, उसमें किस तरह की प्रोसेसेस थी, शुरुआत कैसे हुई, कितने मेंबर्स थे, बीच में क्या दिक्कतें आई या किस तरह के जो प्रॉब्लम्स थी मुस्लिम लीग के द्वारा, प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा, उन्हें कैसे सॉल्व किया। फाइनली जब संविधान सभा का गठन हुआ उसने कैसे अपनी मीटिंग्स की, कौन कौन से काम किए, किस तरह से संविधान को पढ़ा गया, जनता के बीच रखा गया, डिस्कशन किए गए, कितने सारे उसमें अमेंडमेंट्स किए गए, और उसके बाद जो फाइनल संविधान बना उस पर हस्ताक्षर किए गए, एक खास तारीख चुनी गई जब हमें ये इसको लागू करना होगा, और ये सब कुछ कितने टाइम पीरियड में हुआ ये हमने देखा। इसके अलावा हमारे देश का राष्ट्रगान हो, हमारे देश का राष्ट्रीय गीत हो या हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज हो, इसका निर्धारण भी संविधान सभा ने अलग अलग समय पे किया और उसे स्वीकारा भारत के लिए। और एक खास तरह की ग्रुपिंग, एक देशों के गुट का मेंबर बनना भी स्वीकारा, और उसके पीछे जो तर्क थे वो मैंने आपको बताए। तो इस तरह से कॉमनवेल्थ के भी हम मेंबर बने। तो कुल मिलाकर इस तरह से हमारे देश का संविधान बना। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और कुछ जो इन्फॉर्मेशन आज हमने आपके साथ शेयर की वो आपको इम्पोर्टेंट लगी होगी। तो अगर आपको ये सभी क्लासेस पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्योंकि एनडीए सीडीएस से रिलेटेड ज़्यादा इसमें कंटेंट है, और आरआईएमसी और आरएमएस के जो स्टूडेंट हैं वो भी इसके थ्रू अपने पॉलिटी सेक्शन में बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपकी इन सभी एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप दिए गए नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट करें। हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम भी चल रहे हैं, और हम आपको सीधे सीधे आमने सामने बैठ के इंटरेक्टिव वे में और बेहतर तरीके से इन चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दोज प्रोग्राम्स एंड थिंग्स, प्लीज कॉन्टेक्ट इन द गिवन numbers. Until then, all the best for your preparations. Bye bye.